नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 24 जिसका नाम है जनन, जिसमें पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ा दिया है और मादा जनन तंत्र के बारे में बता दिया है कि किस तरीके से नर जनन तंत्र के अंदर कौन कौन से अंग होते हैं और मादा जनन तंत्र के अंदर कौन कौन से अंग होते हैं। आपके यहाँ पर नर के अंदर जो युग्मकों का निर्माण होता है वो होता है शुक्राणु, और जो स्त्री के अंदर युग्मकों का निर्माण होता है वो होता है अंडाणु। यहाँ पर हम बात करेंगे कि किस तरीके से शुक्र जनन की प्रक्रिया के द्वारा शुक्राणु का निर्माण हो गया और अंड जनन की प्रक्रिया के द्वारा अंडाणु का निर्माण हो गया। अब किस तरीके से निषेचन की प्रक्रिया यहाँ पर पूर्ण होगी तो उस बारे में हम यहाँ बात करेंगे। देखिए, निषेचन आपका क्या होता है? निषेचन को अपन इंग्लिश में कहते हैं बच्चे फर्टिलाइजेशन, जिसमें क्या होगा कि आपके जो नर जनन कोशिका है जिसे अपन कहते हैं शुक्राणु और मादा जनन जो कोशिका है जिसे अपन कहते हैं अंडाणु, इन दोनों युग्मकों का क्या होता है? संलयन होता है। यानी कि ये जो शुक्राणु है वो अंडाणु को जाके क्या कर देता है? निषेचित कर देता है। इसी को ही अपन क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। अब ये शुक्राणु किसके अंदर बनते हैं? नर के अंदर बनते हैं। और अंडाणु किसके अंदर बनते हैं? मादा के अंदर। तो ये आपका क्या हो गया? नर युग्मक, और ये आपका हुआ यहाँ पर मादा युग्मक। नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया ही आपकी क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। अब इसमें कैसे जो है निषेचन होगा, किस प्रकार से ये जो प्रक्रिया है वो पूर्ण होगी, इसके बारे में अपन यहाँ पर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले मानव में निषेचन तथा भ्रूण विकास, ये क्या आपको संरचना दिख रही है? ये जो आपकी यहाँ पर संरचना है वो है किसकी? मानव शुक्राणुओं की। शुक्राणु आपके क्या होते हैं? स्पर्म, जो कि आपके एक नर के अंदर बनते हैं। जब प्यूबर्टी आ जाती है, यानी कि जब लैंगिकता आ जाती है, जब एक लड़का बच्चा पैदा करने के लिए सक्षम हो जाता है तो उसमें शुक्राणु का निर्माण स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो शुक्राणु है उनका निर्माण कहाँ पर होता है? वृषण के अंदर होता है। क्लियर? ठीक है। ये आपके क्या है? शुक्राणु की संरचना है, जिसमें जो ऊपरी भाग होता है इसको अपन कहते हैं सिर, ये बीच वाला होता है मिडिल पीस यानी कि मध्य खंड, और ये होती है इसकी पूंछ। पूंछ क्या करती है? इसको गमन में सहायता प्रदान करती है। देखो क्या होगा कि जब लैंगिक संपर्क होगा तो ये जो शुक्राणु है वो नर के शिश्न के द्वारा मादा की योनि में विसर्जित कर दिए जाते हैं। ठीक है, शुक्राणु आ गए कहाँ पर? मादा की योनि में। अब ये जो आपकी पूंछ होती है वो इस शुक्राणु को आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करती है, क्योंकि इन शुक्राणुओं को कहाँ तक जाना है? अंड कोशिका तक जाना है। अब ये अंड कोशिका कहाँ पर मिलेगी? मादा के अंदर, जो हमने बात की थी अंडवाहिनी यानी कि फैलोपियन ट्यूब की, है ना? तो वहां पर आपके फैलोपियन ट्यूब के अंदर ये जो आपका शुक्राणु है वो जाके क्या करेगा? इस अंड कोशिका से मिलता है। तो इसका जो सिर पे ऊपर वाला एक भाग होता है जिसे अपन कहते हैं एक्रोसोम, इसको क्या कहा जाता है? इधर होता है आपके एक्रोसोम, जो कि क्या करेगा? उस अंडाणु में पेनिट्रेट करने का काम यानी कि घुसने का काम करेगा। जैसे मान लीजिए ये क्या है? आपके एक अंडाणु है, अंड कोशिका है, और ये क्या है? स्पर्म यानी कि शुक्राणु। तो वो क्या करेगा? इस अंडाणु में जाके इस तरीके से घुसने का कार्य करेगा। क्लियर हुई बात यहाँ पर? तो सबसे पहले ये जो शुक्राणु है वो किस प्रक्रिया के द्वारा बना? शुक्र जनन की प्रक्रिया के द्वारा ये जो शुक्राणु है उसका निर्माण यहाँ पर हो गया। ठीक है। फिर मादा के अंदर क्या होगा? मादा के अंदर यहाँ पर अंड कोशिका बनती है जिसे अपन कहते हैं एग सेल। क्या कहते हैं? एग सेल कहा जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें ना कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो अगर अपन जब बात करते हैं ना मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका की, तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है बच्चे यहाँ पर शुक्राणु।
कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका है यहाँ पर शुक्राणु। अगर अपन बात करें कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है मानव शरीर की वो है आपके यहाँ पर क्या? अंडाणु। ठीक है, ये आपकी किसकी संरचना है? एक अंडाणु की संरचना है। अब क्या हुआ कि आपके लैंगिक संपर्क के द्वारा ये जो शुक्राणु है वो कहाँ तक गए? शिश्न के द्वारा विसर्जित कर दिए गए एक मादा की योनि में, विजाइना के अंदर। फिर ये शुक्राणु इस पूंछ की सहायता से गमन करते हुए कहाँ तक जाएंगे? उस अंड कोशिका तक जाते हैं। ये जो अंड कोशिका है वो आपके कहाँ पर आ जाती है? ये जो अंड कोशिका है वो आपके अंडाशय से निकल के कहाँ पर आ जाती है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं? अंडवाहिनी कहते हैं। ठीक है, तो वहां पर आपकी ये जो अंड कोशिका है वो मौजूद है। अब ये स्पर्म आए शुक्राणु कहाँ तक? इस अंड कोशिका तक, और उसको आगे क्या कर दिए? निषेचित कर दिए। निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि आपके वहां पर शुक्राणु का और अंडाणु का, इन दोनों के केंद्रकों का संलयन हुआ, जिसे अपन क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। और जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है, जिसे अपन कहते हैं बच्चे जायगोट। क्या कहा जाता है? जायगोट कहा जाता है। अब जब ये जायगोट बन जाता है तो इस जायगोट में क्या होता है? विभाजन चालू हो जाता है, विदलन होगा, विभाजन होगा, जिसके परिणाम स्वरूप एक ब्लास्टोसील बन जाता है। क्या बनता है? ब्लास्टोसील। एक प्रकार की संरचना है जो कि क्या होगी? फिर जो गर्भाशय है उसके अंदर जाके अंतर्रोपित हो जाती है। तो ये जो ब्लास्टोसील बना ना, ये गर्भाशय के अंदर जाएगा और वहां पर जाके क्या हो जाता है? अंतर्रोपित हो जाता है, जिसे अपन कहते हैं अंतर्रोपण, यानी कि इम्प्लांटेशन। अपन बेसिक लैंग्वेज में कहते हैं ना कि उसके बच्चा लग गया। बच्चा लगने का मतलब क्या है? कि शुक्राणु अंडाणु से मिल गया है, युग्मनज का निर्माण हो गया है, उसमें विदलन हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग आपके ब्लास्टोसील बना, और यही आपके जाके आपके क्या होता है? गर्भाशय के अंदर अंतर्रोपित हो जाता है, जिसे अपन कहते हैं अंतर्रोपण। अब गर्भाशय के अंदर ही 9 महीने तक क्या होगा? वो जो बच्चा है वो विकसित होगा, और वो आपके भ्रूण से विकसित होता हुआ आपके क्या बन जाता है? फीटस बन जाता है। ठीक है, और फिर 9 महीने बाद एक जो बच्चा है उसका विकास होता है, यानी कि एक जो बच्चा है वो जन्म लेता है। क्लियर? आगे बात समझ में? देखिए, दोनों का संलयन हुआ, निषेचन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप युग्मनज बना, और उसकी वॉल की कोशिकाएं, यानी कि ये जो कोशिका है वो आपके उसमें विदलन चालू हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप विदलन हुआ तो जो कोशिका बनी, यानी कि जो एक संरचना बनी, वो आपके गर्भाशय में जाके इस तरीके से लग जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं? कि गर्भाशय में बच्चा लग गया है, और बच्चा लग गया यानी कि गर्भाशय में व्यवस्थित होता हुआ भ्रूण। अब ये जो भ्रूण है उसमें विकास होगा, और इस तरीके से विकास होकर एक पूरा बच्चा जो है वो उस भ्रूण का जो भ्रूण है वो आपके गर्भाशय के अंदर बनता है। 9 महीने तक उसका विकास चलता है, और 9 महीने बाद जो बच्चा है वो जन्म लेता है। देखिए यहाँ पर मादा युग्मक यानी कि मानव युग्मक, नर युग्मक शुक्राणु वृषण में तथा मादा युग्मक अंड अंडाशय में अंड जनन द्वारा बनते हैं। यानी कि जो नरों के अंदर प्रक्रिया होती है उसे अपन कहते हैं शुक्र जनन। क्या कहा जाता है? शुक्र जनन, जिसके परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। जो फीमेल्स होती है उनके अंदर होती है अंड जनन की प्रक्रिया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि अंडाणु जो है वो विकसित होते हैं। अब ये शुक्राणु जो है वो आपके अंडाणु तक जाते हैं और इसको जाके निषेचित करते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि शुक्राणु ही आपके अंडाणु के पास जाएंगे, ना कि अंडाणु शुक्राणु के पास आएंगे। क्लियर? देखिए, शुक्राणु व अंड के केंद्रक अंडे के भीतर संलयित होकर युग्मनज बनाते हैं। यह संलयन निषेचन कहलाता है, अंडवाहिनी में होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है, तो हमेशा याद रखिएगा अंडवाहिनी के अंदर, जिसे अपन कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। याद है आपको, स्त्री जनन तंत्र के अंदर हमने ये फैलोपियन ट्यूब अंडवाहिनी के बारे में पढ़ा था। वहीं पर आपके दोनों का क्या होगा? संलयन होगा।
निषेचित अंड या जायगोट में विभाजन आरंभ होगा और बार बार विभाजन के द्वारा एक स्थिति आती है जब एक कोशिका संतति में कोशिकाएं में एक गुहा ब्लास्टोसील होती है। यह गर्भाशय की मोटी दीवार में धंस जाता है जिसमें अनेक रक्त वाहिनियां होती है। ठीक है, बच्चा लग गया। अब क्या हुआ कि जब गर्भाशय में ये जो है आपके अंतररोपित हो जाता है, अंतररोपण की प्रक्रिया हो जाती है, तो जो गर्भाशय की दीवारें है ना वो खुद को तैयार करती है उस बच्चे के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये जो अंड कोशिका है वो निषेचित नहीं हुई है, यानी कि शुक्राणु अंड कोशिका तक नहीं पहुंच पाया है, तो अगले जो मासिक चक्र होगा यानी कि अगले महीने जो पीरियड्स आएंगे उसमें अंड कोशिका बाहर निकल जाएगी। यदि निषेचन नहीं होता है तो अंडा विघटित हो जाता है। ठीक है, यानी कि अगले मासिक चक्र में वो बाहर निकल जाएगा। गर्भाशय की मोटी दीवार रक्त वाहिनियों समेत खंडित हो जाती है जिससे रक्त प्रवाह होता है और जिसे ही अपन क्या कहते हैं, ये जो रज चक्र है यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो चलता है। लड़कियों के अंदर जो पीरियड्स आते हैं वो कितने दिन के होते हैं, 18 से 30 दिन का ये एक साइकिल होता है, यानी कि लगभग 1 महीने में पीरियड्स आते हैं लड़कियों के, है ना, जिसको अपन मासिक चक्र कहते हैं या फिर रजो चक्र कहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि 28 से 30 दिन का ही होगा, ये हो सकता है किसी के अंदर 20 दिन का भी हो जाए, किसी के अंदर 28 दिन का भी हो जाए, किसी के अंदर 30 दिन का और किसी के अंदर 35 दिन का भी हो सकता है। यानी कि ये हर एक व्यक्ति पे मतलब वेरी करता है, अलग अलग होता है। हर एक लड़की के अंदर ये अलग अलग हो सकता है, जरूरी नहीं है सभी में 30 दिन के भीतर ही आए। ठीक है, देखिए इस प्रकार से आपके लगभग जो हम मानते हैं वो 28 से 30 दिन की एक क्या मानते हैं, अवधि मानते हैं, जिसमें लगभग 1 से चौथे 5वें दिन, अब देखो यार तो 7वें दिन तक भी दिखा रखा है, किसी को 7 दिन भी हो सकती है, किसी को 4-5 दिन भी हो सकती है, किसी को 3 दिन भी हो सकती है। ये जो वाला टाइम होता है इसमें क्या होता है, रक्त स्त्राव होता है, इनकी ब्लीडिंग होती है। जो एक स्त्री है उसकी योनि मार्ग से जो है रक्त का प्रवाह होता है, साथ के साथ श्लेष्मा का प्रवाह होता है। ठीक है, अपन बात करते हैं कि 14th डे यानी कि 14वें दिन पे जो प्रक्रिया होगी, आपको हार्ट बना नजर आ रहा है इधर, ये जो 14th डे होता है वो आपकी होती है अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया। 14वें दिन कौन सी प्रक्रिया होती है, अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होती है। यानी कि इस टाइम जो अंडा है वो आपके अंडवाहिनी में आ जाता है और वो पूर्ण रूप से तैयार रहता है निषेचन के लिए। अगर उस अवधि में शुक्राणु शरीर के अंदर आ रहा है तो निषेचन के पूर्ण चांसेस होते हैं, यानी कि बच्चा लगने के पूर्ण चांसेस होते हैं। अगर नहीं हुआ, अंडोत्सर्ग होने पर शुक्राणु नहीं आया, तो अगले पीरियड्स में फिर 28 दिन बाद जो है योनि मार्ग से रक्त का स्रावण होता है। देखिए भ्रूण जो आप गर्भ में, यानी कि आपके मान लीजिए कि निषेचन की प्रक्रिया हुई, आपके जो कोशिकाएं हैं उन्होंने विभाजन किया और अंतररोपण हो गया, तो ये जो गर्भ है वो आपके क्या कहलाएगा, फीटस कहलाता है। वह गर्भाशय में 280 दिनों के भीतर एक पूर्ण विकसित बच्चा बन जाता है। ठीक है, बच्चा बन गया, पीयूष ग्रंथि पश्चपाली के द्वारा स्रावित एक हार्मोन ऑक्सीटोसिन के प्रभाव से वह जन्म लेता है। अब क्या होगा कि बच्चा पूरा बन गया, अब 9 महीने बाद डिलीवरी भी तो होगी ना, प्रसव की प्रक्रिया। तो प्रसव के दौरान जो हार्मोन स्रावित होगा वो आपके कौन सा है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, जो कि आपकी मस्तिष्क में उपस्थित पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। क्लियर यहाँ पर? तो इस प्रकार से ये जो निषेचन की प्रक्रिया है वो पूर्ण होती है और भ्रूण का विकास होता है। अब बात करते हैं हम मानव जनसंख्या पे। देखो क्या होता है कि कई बार ना चाहते हुए भी बच्चा पैदा हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा देश देखो पहले नंबर पे आ चुका है ना, जनसंख्या के मामले में। तो जनसंख्या वृद्धि को रोकना जरूरी है, तो उसके लिए कुछ उपाय भी करने पड़ेंगे। तो देखो गर्भ को रोकने के लिए नवीन विधियों को गर्भ निरोध भी कहा जाता है। गर्भ निरोध विधियों को मुख्यतः 2 श्रेणियों में बांटा गया है। गर्भ निरोध का मतलब क्या है कि जो बच्चा पैदा होने से रोके, गर्भ का मतलब होता है बच्चा, निरोध यानी कि जो रोके। तो गर्भ में बच्चा लगने से या फिर बच्चा पैदा होने से रोके, उसको अपन बोलते हैं गर्भ निरोध विधियां।
दो प्रकार की हो सकती है, अस्थाई और स्थाई। दोनों में क्या डिफरेंस है देखो। स्थाई क्या होती है कि जैसे मान लीजिए किसी के हो गए 2 3 4 बच्चे, जिसको जितने उसको चाहिए, एक चाहिए, आजकल तो वैसे ही सब लोग 1 या 2 करते हैं, बच्चे 2 ही अच्छे वाली चीज है ना। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि स्थाई इलाज है, स्थाई विधि है, उसमें क्या होगा कि किसी ने अपने पूरे परिवार का जो है नियोजन कर लिया कि हाँ मेरे को 2 बच्चे पैदा करने थे, 2 बच्चे पैदा हो गए, अब उसको इन फ्यूचर कभी बच्चा पैदा नहीं करना, तो उसके लिए जो वो विधि अपनाएगा वो होती है आपकी स्थाई विधियां। यानी कि इसमें दोबारा माँ बाप बनने के चांसेस नहीं होते, यानी कि दोबारा बच्चा पैदा होने के चांसेस नहीं होते हैं, परमानेंट इलाज हो जाता है। ठीक है, इसको अपन कहते हैं स्थाई विधियां। दूसरी आपकी आती है अस्थाई विधियां, जो कि एक से दूसरे बच्चे के बीच में गैप रखने के लिए, है ना, या फिर थोड़े टाइम मान लीजिए किसी को बच्चा नहीं चाहिए, है ना, तो उसके लिए ये विधियां अपनाई जाती है, उन्हें अपन कहते हैं अस्थाई विधियां, यानी कि टेम्परेरी जो होते हैं, जो हमेशा आगे तक के लिए नहीं, कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए बच्चा होने से रोक सके, उन्हें अपन क्या कहते हैं, अस्थाई विधियां कहते हैं। अगर अपन बात करें ना अस्थाई विधियों की, तो इसमें क्या क्या आ सकता है, तो भाई साहब देखो, एक तो हो गया कोंडोम। ठीक है, कोंडोम से क्या होगा, एक तो देखो जो एसटीडी है उनसे बचा जा सकता है, यौन संचारित रोगों से बचा जा सकता है, स्वच्छता रखी जा सकती है। तीसरी चीज क्या, कोंडोम से आपके जो शुक्राणु है वो अंडाणु से नहीं मिलेंगे, यानी कि आपके युग्मकों का संलयन नहीं होता है, तो निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी, तो बच्चा भी पैदा नहीं होगा। तो कोंडोम के उपयोग क्या है, आपका एक अस्थायी उपयोग है जिसके द्वारा बच्चा पैदा होने से रोका जा सकता है। दूसरी अपनी कुछ होती है कि जो आपके गर्भ है, फीमेल जो होती है, उनके यूटेरस के अंदर कुछ ऐसी युक्तियां रख दी जाती है जिन्हें अपन कहते हैं आईयूसीडी। ठीक है, इन युक्तियों को रख दिया जाता है जिससे बच्चा होने से रोका जा सकता है, और जब बच्चा चाहिए उस युक्तियों को वहां से निकाल दिया जाता है। क्लियर, देखिए यहाँ पर अस्थायी विधियां अपनाने पर जब उनका उपयोग बंद कर दिया जाए तो जनन क्षमता वापस आ जाती है, यानी कि टेम्परेरी होती है। ये विधियां पहले बच्चों को देर से जन्म देने तथा बच्चों के बीच में अंतराल बढ़ाने के लिए उपयुक्त है। स्थायी तकनीक अपरिवर्तनीय है, यानी कि स्थायी परमानेंट इलाज करा लिया तो भाई साहब कुछ नहीं हो सकता। अस्थायी विधियों में आप थोड़े टाइम के बाद वापस से बच्चा पैदा करने की सोच सकते हैं। ये उन जोड़ों के लिए उपयुक्त है जिन्होंने अपना परिवार पूरा कर लिया है। कौन सी, स्थायी विधियां, जो आगे कोई बच्चा नहीं चाहते, जोड़ों की आवश्यकताओं के आधार पर तथा प्रशिक्षित चिकित्सक की परामर्श के बाद ही गर्भ निरोधक तकनीक अपनानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपने हिसाब से कर लिया सब कुछ, हर चीज में डॉक्टर से सलाह जो है वो करनी चाहिए। अब बात करते हैं अस्थायी विधियों की। अस्थायी विधियों में क्या होता है, पहली तो देखो कोंडोम्स। तो कोंडोम क्या करते हैं, शुक्राणुओं को अंडाणुओं से मिलने से रोकते हैं, तो बच्चा पैदा नहीं होगा। दूसरी आपकी होती है अंत्य गर्भाशय युक्ति, जिन्हें अपन आईयूसीडी कहते हैं, जैसे कि कॉपर टी। इनको क्या किया जाता है, जो गर्भाशय है उसके अंदर रोपित कर दिया जाता है, रख दिया जाता है, जिसकी वजह से शुक्राणु अंडाणु नहीं मिलते हैं और बच्चा पैदा नहीं होता है। तीसरी आपकी होती है कुछ गोलियां। तो आपके जो फीमेल्स होती है, लड़कियां होती है, वो इन गोलियों को खाती है, लेकिन कभी भी बिना चिकित्सक के परामर्श के नहीं खाना चाहिए। गोलियां अंडोत्सर्ग को बाधित करती है, अंडाशय से अंडे को मिलने से रोकती है, फलस्वरूप निषेचन नहीं होता। इन्हें प्रशिक्षित चिकित्सक की देख रेख में ही खाना शुरू करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इन पिल्स को खुद खा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी गोलियां हैं, जैसे आईपिल है, अनवांटेड 72 है, कुछ ऐसी गोलियां होती है जो कि आपके गर्भ धारण करने से रोकती हैं। दूसरी अपन बात करते हैं स्थायी विधियों की। तो स्थायी विधियों में क्या होता है, परमानेंट इलाज होता है कि वापस से जनन क्षमता वापस नहीं आएगी कि तुम दोबारा बच्चा पैदा करना चाह रहे हो तो हो गया, नहीं, ये परमानेंट इलाज होता है। नर के अंदर अपन इसको कहते हैं शुक्र वाहिका छेदन, यानी कि वैसेक्टोमी। नर के अंदर क्या होगा, वैसेक्टोमी होती है। अगर अपन बात करें किसकी, फीमेल्स की, स्त्रियों की, तो उनके अंदर होती है ट्यूबेक्टोमी। अब देखो क्या होता है वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी के अंदर। वैसेक्टोमी होगी नर में, जिसमें जो आपकी शुक्र वाहिकाएं है उनको काट के या तो बांध दिया जाता है वहीं पे, तो जिससे आपके शुक्राणु आगे नहीं बढ़ पाते।
तो शल्य चिकित्सकीय विधि है जिसके द्वारा मादा में ट्यूबेक्टोमी और नर के अंदर आपको वैसेक्टोमी करने को देखने को मिलती है। नर को यानी कि शुक्र वाहिकाओं को काटकर उनके कटे सिरों को बांध दिया जाता है, शुक्राणु जाते हैं तथा मादा में निषेचन को रोकने के लिए अंडवाहिनियों को काटकर उनके सिरों को बांध दिया जाता है। तो फीमेल्स के अंदर तो क्या होती है, ट्यूबेक्टोमी, ठीक है, और मेल्स के अंदर होती है वैसेक्टोमी। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकने वाला प्रश्न होता है। तो ये बात हुई अपनी यहाँ पर किसकी, निषेचन की प्रक्रिया की, भ्रूण के विकास की, साथ के साथ आपके जो गर्भ निरोधक विधियां है उनकी। आपके निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है, शुक्राणु और अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है, जिसके परिणाम स्वरूप जायगोट का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। फिर उसमें विदलन के फल स्वरूप आपके जो भ्रूण है वो विकसित होगा। 9 महीने तक वो बच्चा जो है वो गर्भाशय के अंदर विकसित होता है और 9 महीने बाद वो शरीर से बाहर आता है। बात करें अगर जनसंख्या नियंत्रण के लिए कुछ विधियां अपनाई जाती है, जिसमें आपके यहाँ पर गर्भ निरोधक विधियां 2 प्रकार की है, स्थायी, अस्थायी। स्थायी में परमानेंट इलाज, मेल्स के अंदर वैसेक्टोमी, फीमेल्स के अंदर ट्यूबेक्टोमी। अस्थायी इलाज में सबसे पहले है कॉन्डोम्स, दूसरा है आपके IUCD और तीसरा है आपके यहाँ पर क्या, गोलियां। तो ये है आपकी गर्भ निरोधक विधियां। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।